मैं इस वक्त मौजूद हूँ बुलंदशहर के अंबेडकर छात्रावास पे। छात्रावास की जो मुख्य दीवार है उस पर आप देख सकते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये भीमराव अंबेडकर ने अपने समाज के लिए कहा था, उसकी तरक्की के लिए ये लाइन कही गई थी। लेकिन मौजूदा लोकसभा चुनाव में जो दलित राजनीति है वो ना संगठित दिख रही है और ना एक कतार में है। तो ऐसे में उसके मतदाता क्या सोचते हैं? क्या वो अपनी लीडरशिप को कमज़ोर मानते हैं? क्या उनका उद्देश्य है और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर उनका क्या राय है, ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? शिवम कुमार। अच्छा शिवम, क्या करते हो? अब मैं बीए फाइनल में छात्र हूँ। अच्छा, यहाँ कब से रह रहे हैं? अब मेरे को 5वीं साल चल रही है, हाई स्कूल के यहीं से हो रहा हूँ। अच्छा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है आपने, मैंने अभी जैसे बताया, शिक्षित बनो, संगठित रहो और आगे बढ़ो। तो मौजूदा जो राजनीति है उसमें आपकी लीडरशिप कहाँ उसको देखते हैं? फिलहाल तो अभी मैं राजनीति में फ़िलहाल इतना फोकस नहीं देता, जीरो है, और ज़्यादातर पढ़ाई पे ध्यान रख रहा हूँ मैं। और जैसे कि वैसे भी मैं पॉलिटिक्स पे इतना वो ना करता हूँ मैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन पाल सिंह है। अच्छा मदन जी, जो मौजूदा परिस्थिति आप देख रहे हैं, लोकसभा चुनाव चूँकि नज़दीक है, इससे पहले चुनावों में मायावती एक बहुत बड़ा नाम होता था, लेकिन अब आप क्या सोचते हैं उनके बारे में? भाई साहब, बात ऐसी है कि जनता तो हमारे समाज की जनता तो भतेरी जुड़ने की कोशिश करे, लेकिन हमारे समाज के नेता ने हमारे बहुजन समाज का सर्वनाश कर दिया, समझे। ये संगठित नहीं हो पाते हैं, वोट बिखर जाती हैं, ना इधर के रहते ना उधर के रहते। उधर में आप नगीना से चंद्रशेखर आज़ाद तैयारी कर रहे हैं 2 महीने से। अब वहाँ पर जो आकाश आनंद भी लड़ेंगे, फिर बामन मेसराम भी आएंगे, फिर कोई और बहुजन का आएगा, ना इधर का रहे ना इधर का रहेगा। कि बहुजन राजनीति जीरो हो गई, इन नेतान ने करी है। और ये बहुजन राजनीति जीरो नेतान ने करी है, इनमें संगठन कभी ना होगा ना हुआ। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि अब मायावती AIMIM के साथ, असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है उसके साथ गठबंधन करेंगी और जो चुनाव लड़ेंगी। तो इस गठबंधन, अगर ये गठबंधन होता है तो इस गठबंधन को आप कैसे देखते हैं? बहुत ताकतवर रहेगा, बढ़िया रहेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि चंद्रशेखर को भी शामिल किया जाए, और जो बहुजन नेता हैं जो अच्छे हैं उनको भी शामिल किया जाए। ये अच्छा अपनी न्यारी पार्टी तीसरा मोर्चा बनाया जाए, लेकिन इसमें और भी बहुजन जो मिलाई जाए, लेकिन अकेली जो है, मतलब मजबूत संगठन बनना चाहिए जिससे हमको सफलता प्राप्त हो। अगर वोट बखेरना है तो मैं जानूं कि सबसे बड़े दुश्मन तो समाज के ये नेता हैं, समझे। आपका क्या नाम है? मोहित। अच्छा मोहित, क्या कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं DELED कर रहा हूँ। अच्छा, अभी कोई कंपटीशन भी दिया है? क्या? यूपी पुलिस दिया था, वो लीक हो गया। अच्छा, तो बताओ, यूपी पुलिस चुनाव से जस्ट पहले भर्ती निकलती हैं, भर्ती के बाद में पेपर होता है, फिर वो लीक हो जाता है। तो जो उम्मीदें थी आपको, उसको अब कोई उम्मीद नहीं, अब पता नहीं इसका कब होगा, पेपर भी पता नहीं कब जाएगा। अभी 2025 भी हो सकते हैं, इसमें निकल जाए, पूरी साल 2024 में निकल जाए। अच्छा, सिस्टम का कोई फेलियर मानते हैं इसमें? सिस्टम पूरा फेलियर है। अच्छा, कब से तैयारी कर रहे थे? मैं 2021 से तैयारी कर रहा हूँ। अब चुनाव है जी सर। तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके दिमाग में वोट डालने के? वोट डाल वही अपनी बहन जी को जाएगा। अच्छा, लेकिन अकेली बहन जी से तो नहीं है, पार ना लगन पाएगी। क्या उनको गठबंधन करना चाहिए? हाँ, गठबंधन हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं कि गठबंधन हो? मतलब सरकार बननी चाहिए, कैसे बने फिलहाल में। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कौशिक कुमार। कौशिक कुमार जी, क्या करते हैं आप? मैं BEd सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। अच्छा, मौजूदा जो दलित राजनीति है उसको लेकर के आपका क्या सोचना है? देखो, अभी हमारे अंकल जी ने बात बताई, बहुत बढ़िया बात बताई है कि अगर ये संगठित होते हैं सारे नेता, जब भी कुछ हो सकता है। बशर्ते कोई चांस ना दिख रहा कि बहन जी सत्ता में आए। कुछ ना, बहन जी, मतलब बहन जी के कमज़ोर होने का क्या कारण है? चुप रहने का क्या कारण है? कुछ नहीं बोल पा रही हैं सत्ता पक्ष के खिलाफ?
कोई बात नहीं उठा पा रही हैं अपने समाज की। तो अगर ऐसा चलेगा तो फिर देखो, जब वो सत्ता में थी उन्होंने आवाज़ भी उठाई है, हर काम करे हैं। बशर्ते क्या है, हमारे जो मतलब दलित वोट बैंक है वो बढ़ चुका है, और उन्हीं की वजह से उनकी जो बोलने की क्षमता है या उनकी जो पावर है, कहीं ना कहीं उसी की वजह से वो कम हुई है जी। तो इसको फिर से ताकत देने के लिए, दलित राजनीति को फिर से ताकत देने के लिए क्या करना चाहिए, क्या सुझाव है आपका? मेरा तो सुझाव यही है कि जितने भी बहुजन नेता हैं वो 85% में आते हैं और वो एक साथ हो जाएं तो ये चुनाव सफल हो जाएगा। बशर्ते तो बिखरे हुए हैं ही। अच्छा, ये और बताओ, अभी आपने कितने कंपटीशन की तैयारी की है, कितने एग्ज़ाम दिए हैं, कितने में सफलता मिली है, और रोज़गार के आपको क्या संभावना दिख रही है? देखो, मैंने हाल फिलहाल में अभी 1 महीने में 3 एग्ज़ाम दिए हैं। सबसे पहले मैंने दिया था यूपी पुलिस ऑपरेटर वाला, असिस्टेंट ऑपरेटर वाला। उसमें क्या है, उसमें भी बहुत धांधलेबाजी हुई है, पेपर भी कहा उसमें भी। उसके बाद यूपी पुलिस का दिया है, वो तो आप जानते ही हो, और आरओ वाला दिया है, वो भी ली। अब पीसीएस वाला पेपर है 17 तारीख में। बच्चे उसे भी पेपर हटवाने की सोच रहे हैं, क्योंकि लगता है कि पेपर वो भी लीक होना ही है, इसलिए बच्चों की उम्मीद टूटी हुई है। तो ऐसा क्यों लगता है आपको कि पेपर लीक ही होगा? लीक होगा भाई साहब, क्या बताएं, और रिजल्ट तुम्हारे सामने है, उसके आधार पे बोला जा रहा है। पहले 2-3। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अजीत गौतम है। अच्छा अजीत, जो मौजूदा आप सियासत देख रहे हैं, ख़ासतौर पर मैं दलित सियासत की बात कर रहा हूँ जी सर, उसके बारे में आपका क्या सोचना है? कमज़ोर हुई है, मजबूत हुई है, संगठित नहीं है? सर इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हमारे समाज को एकजुट होना चाहिए। जो हमारे समाज के जो लोग हैं 4 दिन राजनीति करते हैं, उसके बाद में अपना संगठन बना लेते हैं। उनको पहली बात तो ये सोचना चाहिए कि हमारा एक राष्ट्रीय संगठन है बीएसपी, उसके साथ में जुड़ के उसको मजबूत करना चाहिए। जिस तरह से बीजेपी को आरएसएस सपोर्ट करता है और वो राजनीतिक संगठन है, वो सपोर्ट करता है उसे, उसी तरह से चंद्रशेखर ने मैं मानता हूँ कि चंद्रशेखर अपनी जगह ठीक है। उसने भीम आर्मी बनाई, उसको सामाजिक संगठन के तौर पर उसे चलाना चाहिए था, लेकिन उसे ना अपनी पार्टी नहीं बनानी थी, उसे बीएसपी को ही मजबूत करना चाहिए था। मेरा तो मानना ये है कि हमारे समाज के सबसे बड़ी कमी तो यही है कि लोग संगठन बना लेते हैं, उसके बाद में अपनी पार्टी बना लेते हैं। सबको राजनीतिक मलाई का शौक चढ़ा हुआ है कि हमको बस पैसा इकट्ठा करना है बस, लेकिन अपने सामाजिक संगठन से कोई मतलब नहीं है कि हमें सामाजिक संगठन भी चलाना है या नहीं चलाना। बस यही समझ है मेरी तो। अच्छा, पिछले सालों में मायावती की सरकार भी यहाँ रही, तो उस सरकार को आप कैसे याद करते हैं? उनका कार्यकाल को आप कैसे याद करते हैं? कैसा था उनका कार्यकाल? सर बहन जी का कार्यकाल अब तक जितना भी, जब से मैं पैदा हुआ हूँ, जब तक मुझे समझ हुई है, उसमें अब तक की सरकार और मौजूदा सरकार को देख के बीएसपी की सबसे मजबूत सरकार रही है। उसमें कानूनी व्यवस्था, बहन बेटियों के लिए विभिन्न योजनाएं, जैसे कि महामाया योजना थी, उसमें बहन जी ने लड़कियों के लिए 12th पास करती थी, वो उनके लिए एक साइकिल और 25,000 रुपये की योजना चलाई थी उन्होंने। और उसमें सफाई कर्मी की वैकेंसी निकाली, टीचरों की वैकेंसी निकाली, और यूपी पुलिस की भर्ती की। सबसे ज़्यादा वैकेंसी जब से मैंने देखी है ना अपनी सरकार में, तो बीएसपी की ही देखी है। उसके बाद आते हैं कि लोग कहते हैं कि बीएसपी ने पार्क बनाए, हाथी बनाया, उसमें घोटाला करा, लेकिन बहन जी ने यमुना एक्सप्रेस वे बनाया, आगरा से दिल्ली के लिए यमुना एक्सप्रेस वे बनाया, सबसे बड़ी बात तो ये। और उसके बाद आओ पार्क पे जितना भी पार्क बनाए हैं बहन जी ने, उनसे मौजूदा गवर्नमेंट को रिवेन्यू हो रहा ना, पर्यटन स्थल हैं, पर्यटन स्थल के तौर पे रिवेन्यू हो रहा। उन्होंने 600 कुछ करोड़ उसमें वो इन्वेस्ट करा पार्कों में। लेकिन अब तुम वर्तमान सरकार को देख लो, राम मंदिर है, राम मंदिर में ये बताओ, चलो मैं ये कहता हूँ कि मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पे बैठा है, उसको किसी धर्म विशेष को
वो करने का क्या अधिकार है कि वो किसी धर्म विशेष को ही वो कर रहा है कि हिंदू धर्म है। इस देश में अगर तुम संवैधानिक पद पे बैठे हो तो तुम सभी समाज को एक उससे देखो ना दृष्टि से, लेकिन आप हो कि एक दिशा में भगे चले जा रहे हो कि हिंदू। अच्छा गौतम साहब, मुझे एक ये बताओ, अब हम बहुत आधुनिक युग की तरफ जा रहे हैं, हम अपने आप को बहुत आधुनिक और बहुत समृद्ध मानने लगे हैं। ऐसे में गौतम साहब ये बताओ कि क्या दलित समाज से अभी भी छुआछूत भेदभाव वाली स्थिति आप समाज में देखते हैं? जी सर, देखने को मिलता है। हम वर्तमान में ना ये देखो कि अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, 5-6 दिन पहले की ही घटना है रामपुर की। रामपुर में एक बाबा साहब का बोर्ड लगाया वहाँ पे, उस बोर्ड के ऊपर पुलिस ने, ये किसी आम नागरिक की वो ना है, ये पुलिस की देखो, पुलिस की गोली का शिकार हुआ एक बच्चा 10th का, उसके एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम के टाइम पे उसको गोली के मार कर हत्या कर दी गई। अब उसको क्या देखे। और उसके बाद आओ छुआछूत की बात। हमारे यूपी में अगर तुम जगह जगह देखोगे ना, जहाँ पे दलितों की संख्या कम है, जिस भी गांव में चले जाओ वहाँ पे ना हर जगह भेदभाव है, आज भी है। कहीं अदर स्टेट में जाने की जगह आप देखो, यूपी में अगर तुम कहीं पे चले जाओगे ना, पूर्वांचल क्षेत्र में, पूर्वांचल में आज भी दलितों का शोषण होता है। सबसे बड़ा उदाहरण तो वो देख लो, हाथरस कांड में बहन मनीषा के साथ में क्या हुआ। लोग कहते हैं कि दलित हिंदू हैं, मैं मानता हूँ हिंदू हैं, चलो हम हिंदू मान लेंगे अपने आप को। उसमें ये देखो, अगर तुम्हारी किसी दलित बहन बेटी के साथ में आए दिन अत्याचार होता रहता है, बलात्कार होते रहते हैं, लेकिन कोई भी हिंदू संगठन बहन बेटी उस दलित बेटी के साथ में क्यों नहीं आता आगे बढ़ के, अगर हिंदू मानते हैं तो। मेरा तो सबसे बड़ी ये बात है, कोई दलित मूंछ रखता है, दाढ़ी रखता है, उसके ऊपर हत्या हो जाती है। मेरी समझ में तो ये ना आता। गवर्नमेंट कहती है, गवर्नमेंट किस बेस पे कहती है कि आज की डेट में छुआछूत नहीं है, ठाकुरवादी सरकार, ये समझ में नहीं आता मेरे तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय कुमार है। अच्छा विनय, क्या और करते हो आप? मैं बीएससी सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। अच्छा, कोई कंपटीशन दिया है? कंपटीशन अभी आने लगा हूँ थोड़ा बहुत, पर ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर मैं बीएससी का छात्र हूँ सेकेंड ईयर। अच्छा, चुनाव होने वाले हैं। जी सर। चुनाव जब आता है तो कहा जाता है कि दलित, प्रजापति, तमाम जातियां नहीं हैं, बल्कि एक ये हिंदू धर्म के लोग हैं, सनातनी हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव चला जाता है उसके बाद में फिर वही जातियों की बातें आने लगती हैं, वही दलितों पर अत्याचार की बातें आने लगती हैं। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते? सर पहली बात तो कोई हिंदू धर्म ही नहीं है जो आप कह रहे हो। पहले हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, देश चलता है संविधान था, संविधान से ही चलता रहेगा, पहली बात तो ये। और बात रही चुनाव की, चुनाव भी संविधान के आधार पर होगा। कोई हिंदू, ये तो चुनाव ने चला रखा है, हिंदू और मुस्लिम और ये जितनी भी दलित लीग, ये तो सब चुनाव नेता ने चला रखा है कि कहीं से है, पहले से थोड़ा था, अब चलाया ज़्यादा। पहले भी था इतना, पर इतना अब ज़्यादा है। हिंदू धर्म पहले नहीं था इतना ही। अच्छा, आपका परिवार के लोग क्या करते हैं? मेरे परिवार के लोग, मेरे पिताजी कृषि विभाग में है और मेरी माताजी आंगनबाड़ी हैं। हाँ जी। तो आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मतलब ऐसा है सर, हमारा तो कि जब नेता संगठित हो जाएंगे तो जनता तो ऑटोमेटिक संगठित हो जाएगी। अगर नेता संगठित नहीं होंगे तो कि पब्लिक तो इतर बितर जो है वोटों को करेगी, कोई इधर देगा, कोई इधर देगा, कोई कुछ नहीं रहेगा। जब समाज संगठित जब ही होगा जब नेता संगठित होंगे। जब नेता ही संगठित नहीं है तो समाज कैसे संगठित हो जाएगा? कोई कहीं जा रहा है, कोई गठबंधन नहीं कर रहा है, कोई जो है अकेला लड़ रहा है, कोई किसी के साथ लड़ रहा है, किसको दें? तो समाज तो छोटा है, लेकिन समाज चारों तरफ को बट के कैसे जिता देगा किसी को? तो क्या बहन जी को गठबंधन करना चाहिए किसी से? हाँ जी, करना चाहिए। किससे करना चाहिए? कांग्रेस से करना चाहिए, अखिलेश से करना चाहिए, चंद्रशेखर से करना चाहिए, और जो बहुजन नेता हैं उनके साथ करना चाहिए। तो आपको पिछली बार जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो सभी लोगों से वो था उनका क्या बोलते हैं, गठबंधन। उसके बाद भी सफलता हाथ नहीं लगी। तो सफलता तो लग जाएगी, एक साथ ही थोड़ी है, लेकिन 10 जो है सांसद की सीट तो आई थी, अखिलेश के साथ था बस। उसके कांग्रेस के साथ कब था?
कांग्रेस जो है नेशनल पार्टी है, बड़ी पार्टी है, और बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। अगर के बड़ी पार्टी दोनों मिलकर रहेंगी, तीसरा सपोर्ट के लिए और ले लिया जाएगा तो सीट निकल जाएंगी ज़्यादा। और ये हालत जो पूरे देश में रही तो पूरे देश में सीट निकलेंगी, क्या जीतेगी नहीं, सरकार भी बनेगी और संगठन भी रहेगा। अच्छा, मुझे ये बताओ, AIMIM से गठबंधन करने से कुछ फ़ायदा होने वाला है क्या? फ़ायदा तो देखो बिल्कुल होएगा, बात गठबंधन की है तो फ़ायदा तो होएगा ही। फिलहाल ओवैसी से भी जुड़े हुए कट्टर जो मुस्लिम हैं वो बिल्कुल वो जुड़े हुए हैं। देखो मुस्लिम भी तो बहुजन में ही आते हैं, अलग थोड़ी ना है वो भी। 85% बहुजन है। ओवैसी को साथ रखना चाहिए। और आपने एक बात करी है अभी हिंदू वाली। जी। हमारा क्या है, हमें चाहिए रोजगार, जो हमारी उम्र है उसमें क्या है, मान के चलो हम कहीं बाहर भी कमरा लेने जाएंगे ना, तो हमसे ये ना पूछा जाएगा तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो, हमें जाति पूछी जाएगी, जाति के आधार पर कमरा दिया जाएगा। बुलंदशहर में हुआ है, अरे होता है, एक हॉस्टल तो हम कैसे मान लेंगे हम हिंदू हैं? अब आप भी आए, आपने भी स्टार्ट किया से कहते हैं दलित से, आपने भी हमें दलित बताया, तो हम हिंदू क्यों माने अपने आप को? हिंदू माने को कोई हमारे पास कारण ना है। ऐसा हम अपने आप को हिंदू किस बेस पे माने? अगर हम किसी ठाकुर पंडित के पास चले जाते हैं तो हम कहते हैं चमार है, हम जाटा में कुछ भी कहते हैं हमसे, पता यही कहेगा बहन जो नीचे कास्ट का है, ठीक है। अब मैं किसी मेरे दोस्त में बहुत भी हैं, अगर मैं उसके पास रहता हूँ ना तो वो वैसे तो मेरे पास रहेगा, हाँ नहीं पास रहेगा, और वैसे दूर हो जाएगा विचारों से मेरे से। तो हम हिंदू किस बात पे माने? हम के हिंदू हैं हम। फिलहाल हमारा मुद्दा है रोजगार। अब ये रोजगार में तो सफल हो ना रही सरकार, आए दिन देखो सारे पेपर लीक हो रहे हैं। अब देखो अभी रेणुका मिश्रा आज की बात है, पद से हटा दी गई हैं, तो भर्ती बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वही हटा दी गई, तो समझ सको धांधलेबाजी कितनी हुई है। क्यों जो अब लोकसभा चुनाव हो रहा है जी, उसमें जो दलित राजनीति है, हालांकि भाई को दलित कहने से आपत्ति है, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंदर ये सारी चीज़ें चलती हैं, तो क्या वो राजनीति कमज़ोर हो रही है? क्या दलित नेतृत्व जो एक बहुत पावरफुल नेतृत्व एक समय में होता था, मायावती जिसकी अगुवाई करती थी, वो नेतृत्व क्या कमज़ोर हो रहा है? कमज़ोर हुआ है, लेकिन आपको जितने भी आपके प्रश्न थे मैं जानता हूँ हमारे वार्डन साहब और हमारे भैया ने जवाब दे दिए हैं कि संगठन ज़रूरी है, और इसी हर समाज जो भी बीजेपी के कार्य से खुश नहीं है उन सबको एक जगह आने के बाद में इसको हटाना चाहिए, और एक सही सरकार बनाने के बाद में ये सभी अपने कार्य करने चाहिए। और रही बात आप दलितों की, अभी मैं एक बात कहना चाहता था कि अभी भैया ने बोला कि हमें कमरे तक नहीं मिलती, ये बात सच है। हमारे एक छात्रावास में भैया थे, वो जब यहाँ पे उनकी मतलब रेगुलर एडमिशन होता है तो यहाँ रहते नहीं, तो नहीं रह पाते, वो बाहर गए अपना कमरा लेने के लिए बुलंदशहर के अंदर। बुलंदशहर में कमरे लेने से पहले उनसे पूछा था किस जाति के हो जी, उन्होंने बताया चमार हैं। चमार कमरा नहीं है जी, मना कर दिया मुँह पे। अब ये स्थिति है, लोग हमें कमरा देने को तैयार नहीं है, और लोग कहते हैं हम हिंदू हैं। अगर सिर्फ हिंदुत्व पे कहें तो क्या कहें, क्योंकि कहीं अभी मैं कुछ उल्टा कह दूं तो तुरंत ही आ जाएंगे जी करण राज नाम का लड़का है, कर दो गायब, तुरंत ही अपना काम हो जाता। तुम्हें पता है, आप दिन रात आप इसी काम में लगे रहते हो, आपको पता। तो बहन जी को क्या किसी पार्टी से गठबंधन कर लेना चाहिए, और अगर वो नहीं कर पा रही हैं गठबंधन, तो आपके नज़रिए क्या है आपका, कि डरी हुई हैं, उनको डरा रखा है? डरता किसी से नहीं है, डरना किसी से नहीं है, किससे डरना? यह डराने वाले हैं कौन ही है? हमें आगे हम देखें कौन डराता हमें, बस इतना है कहना, डरता कोई किसी से ना। नहीं बोलेंगे? आओ इसमें तो ये मैं बुलंदशहर के अंबेडकर छात्रावास में हूँ, और यहाँ पर ये दलित समाज के स्टूडेंट्स हैं मैक्सिमम, और गरीब तबके के बच्चे हैं जो छात्रावास में रहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई रेगुलर स्टडी कर रहा है। लोकसभा चुनावों पे अलग अलग राय है इन छात्रों की। कोई ये तो मान रहे हैं कि जो दलित जो लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हुई है, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं
कि जो दलित लीडरशिप है उसको अब साथ की ज़रूरत है, ताकि बहन जी एक बार फिर सत्ता में आए और कल्याणकारी योजनाओं को एक बार फिर लागू किया जा सके। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।